everyone, welcome back to another episode of our podcast series. लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम लोगों ने डिवोर्स के हवाले से बात की थी। वुमेन जो डिवोर्स्ड खवातीन है पाकिस्तान में, उनके क्या चैलेंजेस हैं, उस पर हमारे साथ दो हमारी जो है कॉलीग्स फ्रेंड ने ज्वाइन किया था। उस एपिसोड को अगर अभी आपने नहीं सुना तो ज़रूर सुनिए। आज का जो टॉपिक है वो एक और हमारा जो एक टैबू तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ स्टीरियोटाइप्स का शिकार है। एक ऐसी चीज़ है जिसके मुतालिक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉमेंट सुनने को मिलते हैं आपको। बट हम बात करने लगे हैं कि एक देसी डैड और उससे बढ़ के एक इन्वॉल्व डैड कौन होता है आजकल, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, और उनके क्या चैलेंजेस और क्या स्टीरियोटाइप्स उनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा, मेरे साथ अदील अंसारी आज मौजूद हैं। अदील ने हमें टाइम दिया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अदील जो है वो एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते हैं जस्ट देसी डैड के नाम से। इसके अलावा अभी अभी मुझे पता चला है इनका रेडियो का, जो लोग मेरी जनरेशन से हैं वो जेली मैन सुना करते थे शो, तो ये वही अदील हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक अदील इस बात से एग्री करेंगे कि सबसे बेहतरीन तारुफ शायद ये है कि दो बेटियों के माशाल्लाह बाप हैं और एक लविंग फादर और हस्बैंड हैं। तो इनकी लाइफ कैसी जा रही है, क्या क्या चैलेंजेस आए, इनसे बात भी करूंगा, मैं सीखूंगा भी, क्योंकि जिस तरह बहुत से लोगों को आपको पता है कि मेरी भी 4 महीने की एक बेटी है, तो बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक और कमेंट सुनने को मिलते हैं। बट लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू इट। तो अदील, सबसे पहले वेलकम टू द शो। Thank you so much, yaar. Hamad, it's really nice to have a nice conversation. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे कॉल किया and I'm looking forward to the discussion. थैंक यू। अच्छा अदील, सबसे पहला मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि एक इन्वॉल्व फादर होता क्या है? देसी डैड तो हमें हर तरह के वर्जन मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, अच्छे बुरे अब्यूसिव भी मिलते हैं, मॉडरेट मिलते हैं, जो फ्रीडम भी देते हैं। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इन्वॉल्व फादर क्या होता है, और फिर हम देसी सेटिंग में उसके बाद आएंगे। अच्छा, तो इन्वॉल्व मैंने जो अंदाजा लिया वो ये है कि बच्चे की जिंदगी में एक हमारा मानना है कि बच्चे की परवरिश माँ करती है। ठीक है, ये सुनने में आता है कि जी कुरान पाक भी माँ पढ़ाएगी, नमाज भी माँ सिखाएगी, वो अदब अदाब की जो चीजें हैं वो भी माँ ही सिखाएगी। और अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो कहते हैं कि देखो यार माँ ने इसकी क्या परवरिश किया है। वैसे तो कभी कभार परवरिश की है, लेकिन जो हिंट होती वो हमेशा, तो जो एक इन्वॉल्व फादर है वो इस चीज, वो ये समझता है कि यार जो बच्चे की परवरिश है, जो उसका उसने सीखना है, उसमें उसकी भी अपनी कोई एक इनपुट है। For me, an involved father is as an involved parent. Parent is, in my opinion, a pseudonym for both a father and a mother, in this case, to be involved at the same level. अब ऑब्वियसली उसके अंदर आप अपनी सिचुएशन डिफाइन कर सकते हैं कि यार देखो बेगम, तुम इन चीजों पे करना, मैं इन चीजों पे करूंगा, और मिलके हम दोनों इन चीजों पे करेंगे। वो फैमिली टू फैमिली, कपल टू कपल वेरी कर सकता है। बट द लेवल ऑफ बीइंग इन्वॉल्व नीड्स टू चेंज फ्रॉम द पास्ट। कि हमारे जमाने में ये था कि बाप जो था स्ट्रिक्ट होता था, सख्ती होती थी उसमें कि जी जो डिसिप्लिन है वो बाप से आएगा। तो अगर हम माँ की, हमारा अल्टीमेट होता था कि बाप आएगा ना नौकरी से, तो देखना मैं उनको बताती हूँ, अगर तुमने नहीं किया तो बाप से जो है ना फिर तुम्हें पै जाने से। अब चेंज हो रहा है कि जी अब होमवर्क में भी वो हिस्सा ले रहे हैं, वो लेके आना जाना, स्कूल से पिक करना, खाना खिलाना, डायपर्स चेंज करना, और इस तरह की होमवर्क करवाना। All facets of what was actually a mother's role is now a father's role. मैं तो बल्कि बचपन से अब तक जब बच्चों को सुलाना होता है तो आयतुल कुर्सी, कुल, जितनी भी चीजें हैं वो मैं कर रहा होता हूँ, और बेगम जो है उनको अगर क्या कहते हैं कुरान पाक की पूरी चीजें जो सिखानी है वो भी कर रही होती है। तलफ्फुज उनका बेहतर है मेरे से, तो वो भी मैं प्रेफर करता हूँ। बट एज यू कैन सी कि हमने काफी चीजों में मिलके कर रहे हैं। तो in my opinion, that's what an involved father is. He has to be part of the raising of the child, and therefore it's about involved parenting, and the father plays an equal role as a mother. जिस तरह मतलब बात करते हैं कि ये दिस इज समथिंग दैट हैज इवॉल्व्ड एंड इज स्टिल इवॉल्विंग। सो अभी हमारी सोसाइटी में हम उस जगह नहीं पहुंचे जहाँ पे मेजॉरिटी लेट से लोग इस अप्रोच से पेरेंटिंग को देख रहे हैं या फादरहुड को देख रहे हैं।
तो उस तरह आप बताएं कि अगर आप अपनी एक्सपीरियंसेस में देखें तो आपकी अपनी जर्नी किस तरह रही है? वर यू ऑलवेज लाइक दैट? आपको अवेयरनेस थी या इट्स समथिंग दैट हैज कम टू यू विद टाइम? आई वुड से कि मैं एक लविंग हस्बैंड तो था, ये मैं अपने वो आई गेस अपना मुंह या मिट्टू बन रहा हूँ, लेकिन जनरली मैं कहूंगा कि मुझे ये लगता था कि मैं एक लविंग हस्बैंड। विद टाइम मुझे पता चला कि यार मैं सोसाइटी के मुताबिक एक लविंग हस्बैंड हूँ, रियलिटी थोड़ी फर्क है। क्योंकि मैं एक चीज अपनी बेगम को कहता हूँ कि जिस चीज का मुझे काफी दुख है वो ये है कि हमारी शादी को अभी साल 1.5 साल भी नहीं हुआ था, तो मेरी बेगम ने कहा कि देखिए मैंने एनसीए से बैचलर्स किया एंड शी पास विद ऑनर्स। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जो है ना मास्टर्स भी करना चाहता हूँ। हम कराची में रहते थे और उन्हें फिर 1 साल के लिए एमबीए वो अपना मास्टर्स करने के लिए इन टेक्सटाइल डिजाइन लाहौर रहना पड़ता। मैंने कहा कि नहीं यार, मेरे साथ रहो, अभी शादी हुई है, वी नीड टू गेट टू नो ईच अदर। एंड अब 14 साल इस बात को हो गए हैं एंड सम टाइम डाउन द लाइन आई रियलाइज आई वाज रॉन्ग। तो सबसे पहले तो जो मेरे जहन में था कि आई एम अ लविंग हस्बैंड, वो चीज ओवर टाइम आई रियलाइज्ड आई मेड मिस्टेक्स एंड आई टॉक टू माय वाइफ अबाउट इट एंड आई सेड यू नो आई अपोलोजाइज एंड अब हम जर्मनी रहते हैं, मौका मिले तो जरूर अपना मास्टर्स करो, आई टेक केयर ऑफ द किड्स, आई डू एवरीथिंग। फिर जब हमारी बेटी हुई, तो जब बेटी हुई थी तो हैविंग लर्न, हमारी बेटी 4 साल बाद हुई थी शादी में, तो वी हैड लाइक 4 years in which we were able to understand each other, we had our ups and downs and everything। तो जब बेटी हुई थी तो बेगम कहती हैं कि आई वाज फ्रॉम डे वन वेरी इन्वॉल्व, लाइक डायपर्स चेंज कर रहा हूँ, नहला रहा हूँ, दूध पिला रहा हूँ, खाना भी खिला देता हूँ। लेकिन you know I guess I was always a kind of person who liked to take care of kids, क्योंकि nephews थे, उनको भी देख के बड़े हुए और सब कुछ, तो उनको भी पाला। तो from a father's point of view I was already at some level there। लेकिन घर के अंदर जो एक सपोर्टिंग रोल था कि जी खाना बनाना, सफाइयां करना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें, वो विद टाइम मैंने रियलाइज किया कि आई नीड टू पार्टिसिपेट अ बिट मोर and that came with time। So there were changes over time in which I realized कि ये मैं पहले सही था, but I realized कि नहीं, कुछ चीजों में मेरी बेगम कहती है आप पहले से बहुत सही थे, कुछ चीजों में उसने भी मुझे गाइड किया कि अगर आप ये कर लें तो मेरी बहुत मदद हो जाती। तो एहसास था, एक 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 आई गेस एक दूसरे के साथ प्यार भी था, एक एहसास भी था। तो उस लिहाज से मुझे चेंज करना पड़ा। और हमारी सोसाइटी में इस चीज को ना, जब मर्द औरत की मदद करता है उसको फिर कहा जाता है कि यार ये थल्ले लग गया। ये चीज जो थी ना जरा लगती थी। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई स्टार्टेड दिस ऑनलाइन ब्लॉग एंड आई कॉल माई सेल्फ जस्ट द देसी डैड, बिकॉज मेरे नजदीक घर के काम करना कोई बहुत बड़ी तो आपने कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मारा। तो it should be something that you should not be proud of। So that's why I call myself just a desi dad, because एक वक्त आएगा कि जब आप इस तरह की चीजें सबको बताएंगे तो आपको एहसास होगा कि यार it's not something too big, not something that needs to be celebrated। और लोग देख के मेरे चैनल को कहेंगे यार ये तो मेरा मियाँ भी करता है या ये तो उनके हस्बैंड भी करते हैं, तो दे शुड एक्चुअली एट सम पॉइंट इन टाइम रियलाइज कि ये दिस इज नॉट टू बी सेलिब्रेटेड एंड हेंस जस्ट द देसी डैड इज द नेम आई हैव कम अप विद। लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं, और ये मैंने टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मैं एक बड़ी छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। अभी मेरी बेटी तकरीबन 1 महीने की थी, तो मेरे छोटे भाई की शादी थी अभी जनवरी के एंड पे। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि उसको हमने घर से निकाला और वो किसी भी मतलब इवेंट पे गई या फैमिली में किसी से मिली, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। सुनो, सो वलीमे वाले दिन उसको मैं लेके आया था, दिन का फंक्शन था, ओपन एयर था। सो उसको लेके मैं जो भी मिलना चाहता था मैं उसको गोद में लेके खुद फेर रहा था, बड़े शौक से सबसे मिलवा रहा था, क्योंकि मुझे वही लग रहा था कि जिसको मिलवाना है मैं खुद मिलवाऊं, दिखाऊं लोगों को, और उन्हें खुशी का अपना इजहार होता है। उसी दौरान जो है फिर वो उसी दौरान जो है फिर वो खाने का टाइम हो गया, तो वो फिर लोग खाना लग रहा है, तो मैं बस उसको गोद में उठाया, वो सो रही, तो 2-3 घंटे सोती रही बेचारी।
तो लेकिन बीच में ये हुआ कि खाना लग रहा है, तो मैंने थोड़ा जो हेल्प थी उनको कह रहा हूँ कि अच्छा यार यहाँ पे खाना दें, ये करें वो करें। सो इट वाज नथिंग आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और एंड पे जब मैं वापस घर आया तो मुझे पता चला जी कि वो जो बड़े सारे हमारे बुजुर्ग थे वहां पे, वो बड़े मुझे रहम की निगाहों से देख रहे कि किस तरह बेचारा बच्ची की हाँ संभाल रहा है और काम भी कर रहा है, शादी पे अरेंजमेंट हो रही है। और मैं थोड़ा मतलब मैं सोच रहा, पहली था मुझे हिट हुआ, मैंने कहा यार लिटरली अपनी बेटी को उठा के मैं सिर्फ घूम पे रहा था, मैं तो हाँ शादी में कुछ कर भी नहीं रहा था, सिर्फ किसी को यार प्लेटें हाँ दे दो, खाना लगा दो। लेकिन वो वही जो आप वाली बात आती है कि सम हाउ दैट इज अ रिफ्लेक्शन कि अम्मा या बेगम जो है ना वो फारिग है, वो किसी काम की नहीं है। ये हाँ एक हमारा हाँ। बड़ा इंप्रेशन आता है कि अगर मर्द संभाल रहा है या बच्चों को, तो इसका मतलब है कि बेगम निकम्मी है। देखिए ये इतनी आपने इंटरेस्टिंग बात की है, मैं आपको इसी तरह ना एक चीज बताता हूँ। हमारे खानदान में कुछ बुजुर्ग हैं जो अ, बच्चों को उठाते ही नहीं है। हम्म। वो कहते हैं कि जी हमने उठाने, ये हमारे बुजुर्ग है। ओवर टाइम दिस इज चेंज, लाइक मेरा बाप ऐसा नहीं है, मेरी इन लॉज ऐसे नहीं है, वो तो बल्कि उठाते हैं, फौरन उठाते हैं सब कुछ, लेकिन ये ऐसे हैं। और फिर देर आर फ्रेंड्स ऑफ माइन जो कहते हैं हमारे खानदान में मर्द डायपर नहीं बदलते। और मैं हैरान होता था, यार आपका अपना बच्चा है डायपर नहीं बदलते, ये क्या बात है। और जो आपने बात की ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी सोसाइटी में ना औरत के ऊपर इतनी बातें की जाती हैं। अगर भाई वो, और अगर एक बच्चा औरत का बच्चा है तो वो उसका बाप का भी बच्चा ही है, ठीक है। तो अगर बाप ने उसको खाना खिला दिया, डायपर चेंज कर दिया, उसको नहला दिया, धुला दिया, जो भी है, तो दैट्स नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम हाउ गुड अ मदर द चाइल्ड्स मदर इज। बल्कि ये तो दिखाता है कि दोनों की रिलेशनशिप कितनी अच्छी है। बड़ी सही बात आपने की है। तो इस चीज पे भी जो है ना बड़ा एक दो दफा मेरी बेगम ने कहा, दिल आप जितना करते हो लोग कहेंगे कि मैं तो कुछ नहीं करती। मैंने कहा ये बड़ी ज्यादती है वैसे, और इस तरह होना नहीं चाहिए। एक सबसे ज्यादा तो ये होता है, हाय बेचारा नौकरी करके आया अभी थका हुआ है तो ये कर रहा है। लेकिन जब औरत नौकरी कर रही होती है और वो घर आती है तो पहले कहा जाता है, भाई बेटा तुम्हारा मियाँ है, घर के काम है, पहले ये कर लो फिर ये काम करना। और आजकल काफी खानदान में तो डबल इनकम इज अ नेसेसिटी, बिल्कुल एक सही कह रहे हैं। जरूरत है। लेकिन औरत पे फिर भी ज्यादा बर्डन डाला जाता है। उन्हें फिर भी कहा जाता है कि नौकरी तुम्हारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा मियाँ है और तुम्हारा ससुराल है। मतलब एक लेवल ऊपर तक ही जाते हैं। अपने माँ बाप के घर अगर वो जाना चाहे तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान होता है कि मियाँ से पहले पूछा है। तो देर आर थिंग्स दैट आई जस्ट, इट फेल्ट रॉन्ग। लाइक आई डोंट ओन माई वाइफ एंड माई वाइफ डजंट ओन मी, वी रिस्पेक्ट ईच अदर। हाँ, हम मिल के घर चलाते हैं तो मिल के डिसीजंस भी लेते हैं। लेकिन यार ये जो एक स्पेसिफिक बर्डन था ना औरतों पे, वो चीज मुझे बड़ी खलती थी। और आज तक कुछ बुजुर्गों के साथ मेरी जो है ना इख्तलाफी राय चलती रहती है। और बस उसका यही एक है कि मैंने अब फेसबुक पे मैं कम पोस्ट करता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा पोस्ट करता हूँ। और जैसे जैसे मैंने पोस्ट करना शुरू किया है, मेरी फीमेल फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन मेल फॉलोअर कम हो रहे हैं। लाइक ओह। कुछ लोगों ने तो मुझे फॉलो करना ही छोड़ दिया है। हम्म। तो ये भी एक इशू है। मतलब मैं लिख रहा हूँ मर्दों के लिए, फॉलो मुझे लड़कियां कर रही हैं। तो वो आई आई होप कि वो खवातीन जो हैं अपने स्पेसिफिक मर्दों केयर करती हैं और उनको कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस देती हैं कि यार दिस इज एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी, प्लीज टेक अ चार्ज। एंड आई नो कि पाकिस्तान में रहते हुए एक मर्द को कुछ करना ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली जॉइंट फैमिली में, वर्सेस अगर मैं बाहर रह रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ। तो आई कैन सी द चैलेंजेस इन पाकिस्तान। अच्छा दिलीप, अभी आपने बात की थी रिलेशनशिप की, जो दोनों पेरेंट्स का होता है, और ऑब्वियसली जो आपका मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है वो बड़ा चेंज हो जाता है आफ्टर योर फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि फिर और डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं। ऐसा टाइम भी आता है कि आपको कभी कोई एक फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो जाता है, कभी दूसरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
कभी आप दोनों काम करना चाहते हैं, नहीं मिलता, आप जाना चाहते नहीं जा सकते, आप खाना खाने जा सकते नहीं जा सकते, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, आपको अपना टाइम नहीं मिल रहा। तो उसके हवाले से तो बताएगा, क्योंकि माशाल्लाह आपकी 2 बेटियां हैं और वो हैंड्स ऑन जॉब है ये एक तरह से, कि वो आपको मसरूफ रखते हैं। तो उसको आपने कैसे नेविगेट किया था अपने रिलेशनशिप को विद योर वाइफ आफ्टर द बर्थ ऑफ योर चिल्ड्रन? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक मैं फिर से अपनी सोसाइटी को लेके बात करूंगा। जी। हमारी सोसाइटी में मर्द की जिंदगी में बदलाव कम ही आता है, शादी के बाद भी और बच्चे के बाद भी। उसने अगर बाहर खानों पे जाना है वो अपने दोस्तों के साथ जाएगा, उसने अगर अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रखनी है वो करेगा, उसने अगर अपनी मूवी टाइम करना है तो वो करेगा। ज्यादा इशू होता है औरत के लिए। अब मेरे केस में हम दोनों मियाँ बीवी बाहर रहते हैं, तो मेरा जो सब्र है वो मेरी बेगम से काफी ज्यादा है। उसका सब्र का पैमाना लबरेज ज्यादा जल्दी होता है, मेरा बाद में होता है। तो उसमें यह है कि अल्लाह का शुक्र है, जो हमारी बड़ी बेटी है ना, शी इज वेरी मैच्योर, 9 साल की है लेकिन बहुत सपोर्टिव है। शी गिव्स अस आवर स्पेस। तो वो मतलब अगर हमने उसको एक रूटीन बना दिया है, सोना है तो वो सो जाएगी, उठना है उठ जाएगी, खाना है तो खाने में थोड़ा बहुत तंग करती है, वरना वो सही है। तो अब हमने वो जो बिग एस्केप्स है एज अ फैमिली वो हम लेते हैं। लाइक कभी रोड ट्रिप कर ली, तो कभी हमने क्या कहते हैं वेकेशंस कर ली। लेकिन we started changing these big breaks into small breaks over small periods of time. तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वीकेंड को कोशिश करते हैं कि बच्चों को फ्राइडे को जल्दी सुला दे, फिर रात को बैठ के मैं और बेगम चाय पीते हैं, गपशप मारते हैं, मूवी देखते हैं या टेक आउट कर लेते हैं। तो वी changed our approach of what we feel is date night, आप समझ लो। और एक दूसरा ये है कि जब जरूरत पड़ती है, जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम एज अ कपल ब्रेक नहीं लेते, हम इंडिविजुअली ब्रेक लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे फोटोग्राफी का शौक है, उसमें मैं अपने आप को रिलैक्स करता हूँ। तो बेगम कहती है अगले हफ्ते आप जाएं, लाइक इस वीकेंड पे जाएं आप अपनी फोटोग्राफी करें, आपने कोई शूट्स करने हैं दोस्तों के साथ वो करें, यू नो जस्ट हैव योर टाइम, आई विल टेक केयर ऑफ द किड्स। और कभी कभार मैं फिर बेगम को कहता हूँ कि यार तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उनके साथ जाओ, एंजॉय करो, आई हैव द किड्स, डोंट वरी। बल्कि 2 दफा तो ये हुआ था कि मेरी बेगम काफी लाइक शी हैड अ लॉट ऑफ मेडिकल ऑपरेशंस और कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, तो शी वाज वेरी डिप्रेस्ड, वेरी डाउन। तो uh, उसके कुछ दोस्त जा रहे थे मोरक्को, चार चार खवातीन मोरक्को जा रही थी, तो मैंने कहा तुम भी मोरक्को चली जाओ, बच्चों को मैं देख लूंगा। तो 5 दिन वो मोरक्को गई है, 3 दिन मेरा जो ऑफिस था मैंने वो छुट्टी ली थी, और 2 दिन वीकेंड के थे, तो 5 दिन मैंने बच्चों को देखा। एंड बेगम जो थी वो अपने दोस्तों के साथ गई, शी केम बैक एंड रेडी फॉर अनदर कपल ऑफ मंथ्स टू अ ईयर टू मैनेज एवरीथिंग। और एक खुशी होती है जब आप ये देखते हो। एक दफा मैंने उसको कहा कि वीकेंड है, 3-4 दिन है, लॉन्ग वीकेंड है, मेरे यहाँ कुछ काम है, तुम चली जाओ, मैं अपने वो क्या कहते हैं, मेरा एक दोस्त यहाँ रॉटरडैम में रहता है, मैंने कहा तुम हमारे दोस्त हैं म्यूनिख में रहते हैं, तो मैंने उसको वहां म्यूनिख भेजा, वहां से वो बाय रोड इटली गए। शी वेंट फॉर लाइक 3-4 days। मैं भी 1-2 दिन अपने बच्चों के साथ मैंने यहाँ पर गुजारा, और 1-2 दिन मैं अपने बच्चों को लेके चला गया नेदरलैंड्स, यहाँ से करीब ही है, तो हमने वहां एंजॉय किया। अब द थिंग इज कि जब मर्द ये करता है ना हमारी सोसाइटी में, वो कहता है कि यार मैं नथिया गली जा रहा हूँ अपने यारों के साथ, या मैं मरी जा रहा हूँ, तो कोई ये नहीं कहता कि हाय यार वो बच्ची बेचारी अपने बच्चों को कैसे संभालेगी। लेकिन जब मैंने की किया तो सब ने कहा हाय यार तुमने कैसे संभाला, क्या किया, ये वो रही थी। तो इट वाज वेरी ऑड फॉर मी, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी में ये होता ही नहीं है। गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, द वे वी डू इट, हम बिग ब्रेक्स इकट्ठे लेते हैं, फिर छोटी छोटी ब्रेक्स भी इकट्ठे लेते हैं, और फिर इंडिविजुअली हम एक दूसरे को करने देते हैं कि यार 4-5 दिन तुम जाओ, 2-3 दिन मैं जाऊं। मैं भी बीच में अपने मेरे 2 कोलीग्स थे यूनिलीवर से, मैं उनके साथ फ्रांस गया हुआ था, बड़ी बेटी को अपने साथ ले गया क्योंकि एक अपने बेटियों को लेके आ रही थी,
तो मैंने कहा कि चलो मैं बड़ी को ले जाऊंगा, तुम यहाँ पर ही रहो। उसके अम्मी अब्बू उस वक्त आए हुए थे, तो वो अपने अम्मी अब्बू के साथ थी और छोटी के साथ थी, मैं बड़ी बेटी को अपने साथ ले गया। We try to break up this kind of, relaxation. So yes, before kids, it's a different way to relax. After kids, you have to change. So that's how we do it. यहाँ पे आई थिंक मैं एक सेल्फिशली सी अपना क्वेश्चन जो है वो करूंगा वो ये है कि ये अब हम बात कर रहे हैं जो बच्चे माशाल्लाह अब आपके बड़े हो गए, 9 साल की बेटी आप उसको लेके जा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट प्रॉब्ली द फर्स्ट ईयर ऑफ योर फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि तब इट वाज आई थिंक अ लॉट मोर चैलेंजिंग। एक तो आपका पहला जो वो एक्सपीरियंस होता है उसमें आप सीख भी रहे होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, एंड दोनों के लिए तो वो एक आई थिंक डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग थ्रू। इसलिए मैं थोड़ा आपको ओपिनियन उस एज ग्रुप में भी लेना चाह रहा था। अच्छा, तो उसमें ये है कि यार जब शुरू में था तो 1 साल की थी या कुछ, तो हमारा जो पहला बच्चा था ना उसका हमने एक रूटीन बना लिया था, एंड वी हैड टू पार्क दीज बिग लाइक, दोस्त यार हमारे मिलते थे 8 बजे के बाद, ठीक है। वो चीज हम भी बड़ा करते थे कि यार पूरी रात पापा जोन्स के पिज्जास खाते थे। हम कराची में भी रहे हैं, पापा जोन्स के पिज्जास होते थे और वी के मैचेस होते थे, निंटेंडो वी के। जी। और सुबह फजर के वक्त जो है ना, हम 4 कपल्स थे, फजर के वक्त हम वापस घर आ रहे होते थे। जब बच्चे हो गए और पहला बच्चा हुआ इनाया जो बेटी है हमारी, हम उस वक्त दुबई में थे, तो उसमें हमने शुरू में कोशिश की कि हम रातों को लेट रहे हैं और बेटी थोड़ी अनोय होती थी वो, लेकिन रूटीन खराब हो रही थी। तो ओवर टाइम वी रियलाइज कि ये स्टेप बैक करना हो, तो उसमें फिर हमने यही किया कि हम दोस्तों से मिलते थे लेकिन 8-9 बजे से पहले। वीकेंड्स पे अगर मिलना होता था तो हमने दोपहर को शाम को कर लिया, रातों को हम कहते थे कि सॉरी यार घर पे हम होंगे। तो सम ऑफ द फ्रेंड्स देन डिसाइडेड कि चलो जब एक दफा इनाया सो जाया करे तो वो हमारी तरफ आ जाते थे। तो वी चेंज द डायनामिक्स ऑफ हाउस, बट इंजॉयमेंट हमने फिर भी रखी है। तो दैट्स बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू। आपका मजा रहता है लेकिन फर्क किस्म का मजा करना होता है। जब गोइंग बैक टू जो हम ओरिजिनल डिस्कशन कर रहे थे, वो आप देखें जिस तरह बुजुर्गों की आपने बात की, हर खानदान में होते हैं जनरली। जब आपने यू वर इन्वॉल्व फादर जिस तरह बता रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है, आप इन्वॉल्व थे, डायपर चेंज कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, संभाल रहे हैं बच्चा, तो व्हाट वर ऑब्वियसली एप्रिसिएशन कितनी मिली? वो आई एम अज्यूमिंग कम थी एज कम्पेयर टू जो कमेंट्स हमें मिलते थे कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मोर इम्पोर्टेंटली दिस इज नॉट योर वर्क, आपका काम है कमा के लाएं और उसके बाद जो है वो घर पे आराम करें। सो वो कैसा एक्सपीरियंस था, जो इनिशियल आपको किस किस्म के रिएक्शन मिले, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपने उनको फिर किस तरह टैकल किया, नॉट जस्ट इंटरनली बट एक्सटर्नली भी। यू नीड टू यू नीड टू गिव देम अ रिप्लाई। जरूरी नहीं कि बदतमीजी करें, बट कोई ना कोई तो आपने जवाब देना है ना। हाँ, 2-3 किस्म के रिस्पॉन्सेज आते थे। एक तो जेन्युइन खुशी के, ठीक है, तो वो अच्छा लगता था कि लाइक शुक्र है। सेल्डम होते थे लेकिन बुजुर्गों से भी आते थे, अपने दोस्तों से भी आते थे, तो वो दोनों के लिए आते थे कि यार नेहरू यू शुड बी हैप्पी कि एक इन्वॉल्व फादर है तो तुम्हें काफी सपोर्ट मिलती होगी, एंड दे वर जेन्युइन। फिर कुछ होते थे कि यार देखो कितना काम करता है, लगता है बेगम सही इसको दबा के रखा हुआ है, इसका तो अपना कोई वो ही नहीं है। उन लोगों के साथ पहले तो मैं सुन लेता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने कहा कि यार देखो बच्चा तो मेरा भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली आई एम अ फादर एंड आई लाइक टेकिंग केयर। तो मैं उनको कुछ नहीं कहता था, मैं कहता था यार मुझे पसंद है, मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई कहता नहीं है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एंड आई एम डूइंग इट। फिर एक तीसरा सेक्शन आता है कि जिसमें वो जो होते हैं ना, या तो वो बैक बाइटिंग वाले लोग होते हैं या मुंह पे डबल एज सॉर्ड वाला कमेंट देते हैं या बैक स्लैप वाले कमेंट्स देते हैं कि देखो कितना करता है, हो हाय, लगता है कि जी ये तो बड़े मसले हैं, है ना, बेगम नहीं करती होगी ना। वो आगे एक स्टेप जाते हैं, उनको फिर मैं पुश बैक देता था। मैंने कहा यार आप लोगों के जमाने में क्या होता था, आपके घर में क्या होता था, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं पर्सनल हो जाता था, जिसपे मुझे बेगम भी रोकती थी। लेकिन कभी कभार होता था कि मुझे लगता था कि आई नीड टू डू दिस टू एक्सप्लेन टू देम दैट बाउंड्रीज होती हैं।
और बाउंड्री से अगर आप गुजरेंगे तो फिर ये आपको इस तरह का बदला मिलेगा। तो बेगम को बुरा लगता है कि वो कहती है कि यार आप ज्यादा बदतमीजी पे उतर आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार अगर हम ओपनली ये बातें नहीं करेंगे तो these people will not only talk about us behind our back, but they will start shaming us behind our back. और उस चीज को हम रोक तो नहीं सकते, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैंने कहा कि कम से कम एक एजुकेट तो कर सकते हैं कि यार जो जिस तरह हम जी रहे थे, जो हमारी सोसाइटी समझती है कि सही है, वो इस्लाम उस चीज को नहीं सही समझता। हमारा कल्चर जो कहता है कि वो सही है, वो इस्लाम उस चीज को नहीं कहता कि वो सही है। तो इफ वी आर फॉलोइंग अ सर्टेन वे ऑफ लाइफ, लेट्स बी प्राउड ऑफ इट। एंड मैं अगर आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, एंड वी आर happy together, it doesn't matter what other people are saying, but if they are saying it to my face, then I'm going to very clearly tell them कि नहीं यार, this is how we're doing it, and this is a mutual understanding, and we're happy with the choices we've made. आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो मेंशन किया ना, वो यही है कि हमने अपनी बहुत सी जो कल्चरल ट्रेडिशंस थी या नॉर्म्स थे ओवर नॉट जस्ट पिछले 100 साल के, कई 100 सालों के, उनको हमने रिलीजन का लबादा ओढ़ दिया है और हमने अपने रिलीजन में से पिक कर लिया वर्ड्स को, आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या इवन ये हदीसों को, और हम उनको यूज करते हैं कि भाई नहीं आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, इससे अगर आप आगे जा रहे हैं तो आप हमारे वो सकाफत और कल्चर को सिर्फ नहीं कर रहे, आप तो इस्लाम के भी अगेंस्ट जा रहे हैं। तो वो भी अक्सर ये इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि मर्द का ये रोल है तो इससे ज्यादा तो आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस्लाम में, और आप क्यों कर रहे हैं। और मैं नॉर्मली जी जी रिलीजन पे अपने ब्लॉग्स पे वैसे भी बात नहीं करता, बिकॉज आई बिलीव रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल। दिल आपका कोई माइक गलत बंद हो कर गया, ले, सॉरी। जी हाँ, अगर कोई गलत है तो वो भी एक मसला होता है। तो आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट, बट मैं कहूँगा सूरह निसा में जो है एक जगह पे लिखा हुआ है कि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी औरत और उसके बच्चे। आप ये नोट करें कि ये जो है ना, मैं वर्बेटम नहीं बता रहा, लेकिन उसका उम्वान जो है वो यही है कि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका फर्ज है औरत और उसके बच्चे। वो ये नहीं कहता कि औरत और अपने बच्चे। तो इवन अगर वो बच्चे आपके नहीं है, आपकी फिर भी आपका फर्ज है उनके लिए उनको संभालना, उनको पालना, उनको बड़ा करना, उनकी तालीम तरबियत सब आपकी जिम्मेदारी है। कहीं ये नहीं लिखा कि औरत ने रोटी बनानी है, कहीं ये नहीं लिखा कि उसने घर साफ करना है। हाँ, औरत का जो एक फर्ज है वो ये है कि अपने मॉडेस्टी इंटैक्ट रखे, ठीक है, वो उसका फर्ज है। मॉडेस्टी इंटैक्ट रखने के बाद घर के अंदर जो काम काज है वो सब आप लोग मिलके कर सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर में काम करते थे। तो मैं ये एक एग्जांपल देके, मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट यस, एज अ सोसाइटी we've blurred the lines between culture and religion so much कि हमारी सोसाइटी को इसका फर्क ही नहीं पता चलता। यहाँ तक कि औरत को अगर तालीम दे रहे हैं तो वो भी गलत समझी जाती है। तो ये चीजें जो है ना, आई थिंक विद टाइम चेंज होगा। एंड मेरा सिर्फ मानना यह है कि मैं अपनी फैमिली पे एक होल्ड रखता हूँ। मैं अपनी फैमिली का मेरा फर्ज है कि मैं उनको देखूं, उनके लिए प्रोवाइड करूं, लेकिन जो कुछ मैं कर रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, एंड दैट्स द मैक्सिमम आई कैन डू। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा कि अगेन जिस तरह आपने जिक्र किया, 2 बेटियां हैं, मेरी भी एक माशाल्लाह बेटी है, एंड यू नो आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स जिनके 2-2 3-3 बेटियां हैं। तो एक और हमारा जो बड़ा एक देसी बातें सुनने को मिलती हैं कि जी एक बारी फिर ट्राई कर लो, बेटा हो जाए, शायद बेटा तो होना चाहिए, वारिस तो होना चाहिए। तो इस हाँ, किस्म की बातें जो है वो आपको सुनने को मिली, और क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके इसके। हाँ, ये जो चीज है ना, ये इंटरेस्टिंग है कि हाँ, काफी लोगों ने इस तरह की बात की, लेकिन मेरी बेगम और मेरी जो सोच थी वो हमेशा ये थी कि हमें बेटी चाहिए। हमने दुआ हमेशा बेटी के लिए की है। और मैं आई गेस यहाँ पर मैं दो बातें करूंगा। एक जरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि मैंने कहा कि इट डजंट मैटर व्हाट अल्लाह गिव्स अस, बट आई वुड प्रेफर टू हैव अ गर्ल।
और दूसरी बात यह है कि लोग पूछते हैं क्यों, तो मैंने कहा यार उसके पीछे वजह यह है कि बेटी जो है वो बाप की लाडली होती है, मुझे वो पसंद है। बेटी जो है वो केयरिंग होती है, और बेटी को तैयार करें तो वो ज्यादा देर तक क्यूट रहती है कंपेयर टू अब मैं खुद लड़का हूं और मुझे पता है कि मैंने अपने माँ बाप को कितना सताया है, कितना तंग किया है, और मैंने देखा है कि मेरी बहन ने कितना सपोर्ट किया है, कितना ख्याल रखा है। तो मैंने कहा यार मुझे हमेशा एक बेटी का घर के अंदर होना इतना अच्छा लगता है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग्स। लाइक मैं घर आता हूँ तो मेरी बेटियां, जब 6-6 महीने की थी मेरी बड़ी बेटी, तो मेरी आवाज आती थी तो वो थी सब कुछ छोड़ के। 1-2 साल की हुई थी तो मैं जूते उतार के अपने अलमारी में रखता था, जुराबें फेंकता था धोने में, तो वो उसने ये देखना शुरू किया, तो वो मुझे मेरे जूते खुद उतारती थी, खुद रखती थी। I've never seen this, मतलब करते होंगे बट मुझे वो बहुत अच्छी चीज लगती है, रहमत है, और मुझे बड़ी अच्छी चीज फील होती थी। तो 1-2 दफा कुछ लोगों ने कहा तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली इज कंप्लीट with 2 daughters. I don't need a son to define me as a father. It's not necessary, it's not needed. तो ये चीज जो है मैंने कभी इसको तरजीह नहीं दी, और मेरी बेगम ने भी। तो हम क्योंकि इसके बारे में बहुत अपफ्रंट थे, बहुत ओपन थे, तो लोगों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता कम से कम हमारे सामने ये बात नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता दे माइट बी सेइंग इट बिहाइंड आवर बैक्स, लेकिन फिर मुंह पे उन्होंने कहना बंद कर दिया। जब भी बेटियां या बेटे, बेसिकली मेरा पेरेंटिंग की बात हो रही है, तो आपके अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं और आप अपने किड की जो देखते हैं, बात करते हैं, मोर इम्पोर्टेंटली जो आपको ब्लॉग पे भी फीडबैक मिलता है, दैट इज अनदर वे, जो टू वे कम्युनिकेशन आपकी चल रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं। सो एज अ पेरेंट आप आज के ज़माने में क्या चैलेंजेस देखते हैं सबसे बड़े ऑफ रेजिंग दीज किड्स, जो कि अब एक शायद हमारे से बहुत मुख्तलिफ दुनिया में बड़े होंगे। तो और जिस तरह हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्ली दे नेवर हैड टू वरी अबाउट मोबाइल फोन्स, इंटरनेट और ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हम लोग ग्राउंड में सारा दिन धक्के खा के वापस आते थे, मैक्सिमम चोटें लगवा लेते थे, बट दैट वाज प्रीटी मच इट। लेकिन अब ये जो जनरेशन, जो इस तरह आपके बच्चे माशाल्लाह बड़ी 9-10 साल की हो गई है, तो इनको रेस करना एक डिफरेंट चैलेंज है। तो उस पे आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं, आपको क्या सुनने को मिल रहा है? डेफिनेटली डिफरेंट चैलेंजेस हैं, एंड मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं, मेरे पास हर चीज का सवाल का जवाब होगा नहीं। हम भी अभी एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं। मेरा और मेरी बेगम का एक इख्तलाफ तो चलते, uh, हम दोनों मानते हैं कि मोबाइल बहुत ज्यादा होना गलत है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल हो तो फिर भी ठीक है, इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, उससे ज्यादा नॉट गुड। सो फॉर एग्जांपल, मेरी बड़ी बेटी को मेरी तरह फोटोग्राफी का शौक है, और उसको स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाने का शौक है। 9 साल की है। शी फाउंड एन ऐप जिसमें वो तस्वीरें खींच खींच के, तो शी मेक्स अ स्टोरी ऑफ द बार्बी डॉल्स मूविंग, ये वो। तो मेरे लिए वो अच्छी चीज है। मेरी जो दूसरी बेटी है छोटी, उसको बस यूट्यूब किड्स पे कुछ भी लगा दो, बस वो देखती रहती है, वो मेरे नजदीक गलत है। अच्छा, अब हमारी जिस तरह की जिंदगी है उसमें कुछ जगहों पे आप ये नहीं कह सकते, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जिसमें मुझे भी घर से काम करना है, बेगम को भी करना है, और बच्चे भी घर पे ही हैं। तो देर आर टाइम्स व्हेन यू आर फोर्स्ड टू गिव देम द मोबाइल और टर्न ऑन द टीवी। तो ये एक चैलेंज है जो हम आजकल की सोसाइटी में फेस कर रहे हैं, और हम आगे भी करेंगे। तो उन चीजों पे मेरा और बेगम का इख्तलाफ चलता रहता है, लेकिन वी फाइंड अ बैलेंस एंड वी फाइंड अ वे फॉरवर्ड। अ कपल ऑफ थिंग्स जिस पे हम जरा थोड़ी सख्त नजर रख रहे हैं वो ये है कि मैंने बच्चों को अभी अपना मोबाइल नहीं दिया, उनका कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं अगर इंस्टाग्राम पे अपना कुछ डालता हूं तो आई डोंट अलाउ माई किड्स टू बी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। द मैक्सिमम दे कैन डू इज वॉच यूट्यूब किड्स, और अगर नेटफ्लिक्स देखते हैं तो उसपे भी चिल्ड्रन स्पेसिफिक, और वो भी मैं और बेगम पहले से इवेल्युएट करते हैं। तो अगर उनकी कुरान क्लास होती है तो उसके बाद फोन ले लिया जाता है। जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है वो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेटी 9 साल की है, उसके कुछ दोस्तों के पास मोबाइल आने लग गया है, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि इसके
व्हेन शी इज बिकमिंग अ टीन, तो मुझे वो चीज देखनी पड़ेगी कि मैं कब इसको मोबाइल हाथ में दूं, और वहां तक क्या वो करेगी क्या नहीं करेगी मुझे नहीं पता। मुझे ये लगता है कि बड़ी बेटी मेरी फिर भी जरा अक्लमंद है और मैच्योर है और वो बात मेरी सुन लेगी। छोटी से मुझे बहुत डर लगता है। छोटी एक अफलातून है, छोटी एक बदमाश है, छोटी को मैनेज करने का तरीका ही एक फर्क है। तो उसके लिए हम अभी अपने आप को असेस कर रहे हैं कि क्या हम हमारे में इतनी हिम्मत और वो क्या कहते हैं जज्बा है कि हम उसको मैनेज कर सके। बट these challenges are there. We are facing it one by one. Social media is a challenge. Online bullying is a challenge. कोविड में उनको कितना टीवी और मोबाइल का एक्सेस देना है वो एक चैलेंज है। हम कोशिश करते हैं कि ये बाहर जाके भी खेलते रहें, लेकिन उनके साथ हमें जाना पड़ता है। हम तो बचपन में निकल जाते थे, माँ बाप अपना कर रहे होते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन इवन दो जर्मनी इज अ वेरी सेफ प्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी बेटी खुद स्कूल भी जाती है और आती भी है वंस और ट्वाइस अ वीक, बट वी फील द नीड टू बी विद देम व्हेनेवर दे गो टू द पार्क, एक उनको ऑब्जर्व करने के लिए। तो चैलेंजेस हैं, उसको मैनेज भी कर रहे हैं, कुछ बैलेंस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एवरी डे इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो मैं आपको कोई लेट्स से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नहीं बता सकता कि आप ये करो तो सक्सेसफुल होगे, ये नहीं करोगे तो नहीं होगे, बिकॉज आई बिलीव पेरेंटिंग इज एन आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस। जो True. चीज आपके लिए काम करती है वो मेरे लिए शायद ना करे, और जो मेरे लिए करती है वो आपके लिए शायद ना करे। तो मैं कभी किसी को ऊपर से आके नहीं कहता कि भाई ये ही करो, बिकॉज आई डोंट इवन नो, दैट्स हाउ आई एम लिविंग माय लाइफ। जो इसी एक्सटेंशन करते हैं क्वेश्चन की कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू डेफिनेटली वांट टू इनकलकेट इन योर किड्स, वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल्स, जो जो चीजें जो आप और आपकी वाइफ समझते हैं दीज आर लाइक यू नो द मस्ट दैट शुड बी हाँ एजुकेटेड टू योर चिल्ड्रन। बिल्कुल। तो उसमें जो सबसे टॉप पे है ना वो है इज्जत और एहसास। हर बंदे की इज्जत करो, चाहे वो आपसे अमीर हो या गरीब हो, या काला हो या गोरा हो, या मुसलमान हो या ना हो, जो भी है, हर बंदे को एक इज्जत की नजर से देखो और उनसे उसी तमीज से बात करो जैसे आप अपने माँ बाप से बात करते हो। दूसरी चीज है एहसास। एहसास पे मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ आजकल। एहसास मेरे लिए इतनी अहम चीज है कि उसके बलबूते पे बाकी सब चीजें जो है ना, बच्चा या तो दुनिया की नजर में उसको समझ आती है या नहीं आती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बाहर चलते हुए गिर गया है और आप हंस रहे हो, तो एक वक्त आएगा कि आपको शायद उस पर हंसी तो आ रही है, लेकिन अगर वही बंदा फिर से गिरेगा तो शायद आपको बुरा लगेगा, तो वो एहसास है। अगर कोई किसी के साथ बुरा हो रहा है और आपको भी वो बुरा लग रहा है, वो एहसास है। जब बच्चा किसी और बच्चे को रोते हुए देखता है और वो खुद रोने लग जाता है ना, तो दैट मीन्स कि उनके अंदर बचपन से एहसास है। साइकोलॉजिकली आपके अंदर एहसास होता है, ओवर टाइम वो मर जाता है। उस चीज को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एहसास के बलबूते पे आप दुनिया को अच्छी तरीके से समझ सकते हो और इस पे काम कर सकते हो, वरना नहीं। तो ये तो दो मेन चीजें हैं, इज्जत और एहसास। उसके बाद जो है, मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ अपने बच्चों को, एक और चीज वो है, ठीक है, उनको हर चीज में मेहनत करनी है, ताकि कुछ चीज हम जैसे तोहफे भी देते हैं ना, तो हमने यहाँ पर पीछे टेबल पे दरवाजे पे हमने एक बनाया हुआ है उनका पॉइंट सिस्टम। कितने पॉइंट मिलेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो एक मेहनत, एफर्ट डालने की जरूरत है, जिसपे हम कह रहे हैं कि तुम लोग ये करोगे तो आगे तुम्हें कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो ये मिलेगा। तो तीसरी चीज है रिपरकशंस, कि कुछ गलत करोगे तो उसका तुम्हें सजा मिलेगी। क्योंकि अगर सजा के बगैर ही बच्चे पल रहे हैं ना, तो फिर दे विल फील के अगर कभी डांट दिया तो दिल भी लाइक हमारे तो माँ बाप ने कभी नहीं डांटा, ये कैसे हो गया। तो आई एम अ बिग बिलीवर कि अगर बच्चे कुछ
गलत करता हूँ, आपने हल्का सा उन्हें पीठ पे मारना है तो वो भी कर लो, लेकिन एक तरीके से। किसी के सामने उनको जलील मत करो, किसी के सामने उनको एम्बैरस ना करो, साइड पे लेके जाके उनको सख्ती से समझा भी दो, या एक सख्त लहजे में समझा दो, गुस्से से ना समझाओ, लेकिन आपके लहजे में भी एक कड़कपना अगर आ जाए तो दैट शुड बी इनफ एज वेल। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिफोर वी रैप अप अदील, कोई ऐसा पॉइंट जो आप समझते हैं मिस किया है, या कोई ऐसी चीज जिस पे मजीद बात करनी चाहिए, या मेरे से क्वेश्चन मिसिंग हुई है, तो आई वुड लव टू हियर एनीथिंग फ्रॉम यू। हमाद, आई थिंक ओवरऑल तो आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है, एंड आई थिंक वी कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। मे बी दी ओनली थिंग आई विल मेंशन इज के मैं जो अपने ब्लॉग पे काफी बातें कर रहा हूँ, बहुत लोग मुझे रीच आउट करते हैं, खवातीन मेरे से डीएम में भी बात कर रही होती है, और मेरी कोशिश होती है कि उनसे इज्जत से रिस्पेक्टफुली मैं उनको जो मैं फीडबैक दे सकता हूँ मैं दूं, एंड इट्स ओनली माय पर्सनल ओपिनियन। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं जानता हूँ काफी खवातीन कहती हैं भाई आप बाहर बैठे हुए हैं, आपके लिए करना आसान है, यहाँ पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूँ, मैं भी पाकिस्तान में रहा हूँ, और जॉइंट फैमिली में और ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, it is important for men to start taking responsibility. औरत अकेले अगर कुछ करने लग जाएगी ना, तो सोसाइटी उन्हें सठियाया हुआ कह देगी, ठीक है। मर्द को औरत का साथ देना लाजमी है, मर्द को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मर्द ही जो है एक जॉइंट फैमिली के अंदर एक वॉइस ऑफ रीजन शुरू में बनता है। अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन ट्रू है। तो it is important for men to also step up. छोटी छोटी चीज भी अगर वो शुरू करें, सफाई कर ले, टेबल साफ कर ले, घर आए चाय बेगम के लिए और अपने लिए खुद बनाए, वो छोटी चीजें होती हैं जो आप कर लें, तो that will make that, I think, is the only thing I'd like to mention के don't be disheartened. It is a difficult thing to change. सोसाइटी में जो एक चीज आदत होती है लोगों को, वो इतने आराम से नहीं बदली जा सकती, लेकिन with time it can change. So I'm hoping that change does come about. आई रियली होप सो। और एक बात जो मैंने नोट की है, अगेन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी शायद बता सको, लेकिन वो ये होता है कि लकीली या तो हमारे ये दोस्त ऐसे मिल गए हमें जो अपनी तरह के नजर आते हैं, या जहाँ एटलीस्ट उनको देख के ये लगता है कि शायद एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, या ये लोग और मर्द हजरात अब इस तरफ आ रहे हैं। या मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हमारे इर्द गिर्द लोग ही सिर्फ इस तरह के हैं, या हम कनेक्टिव उनसे करते हैं। देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन जो ऐसा नहीं कर रहा। सो आई एम नॉट रियली श्योर, बट एक चीज जो नजर आ रही है कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, दोस्त जो कि इन्वॉल्व फादर हैं। और क्योंकि मैं तो बहुत अभी रिसेंटली बना हूँ, लेकिन उनको देख देख के थोड़ी सी अकल पहले भी थी। इस तरह आपने अपनी फैमिली के बच्चों के साथ थोड़ा मेरा भी काफी लगाव ऑलरेडी होता था, तो बहुत सी चीजें पहले आती थी, बच्चे को उठाना, खिलाना पिलाना। बट उसमें फायदा यह था कि बच्चा रोना शुरू करता तो आप उसको वापस करते थे और आराम से दूसरे कमरे में चले जाते थे, क्योंकि वो उसके माँ बाप का मसला होता था। लेकिन इस दफा अगर आपकी बेटी रो रही है तो वो आपका मसला है। तो लेकिन बहरहाल देख के, ये सब कुछ देख के कभी कभी जो है वो उम्मीद ही नजर आती है कि होपफुली हमारी जनरेशन जब उस एज पे पहुंचेगी, हमारे बच्चे बड़े होंगे, तो वी होपफुली वुड हैव इनकलकेटेड ऑल दीज वैल्यूज जिनका आपने बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने टाइम दिया और अपने इनसाइट शेयर किए हमारे साथ। Thank you, Amat. It was really a pleasure having this chat. थैंक यू अदील, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप जी अदील का जो चलो, ब्लॉग है thank you. उसका, जी Take अदील का जो care. Take ब्लॉग है care. वो मैं लिंक जो है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनको फॉलो कर सकते हैं और इनका मजीद सर खा सकते हैं कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। होपफुली ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू गेट बैक टू यू, बट जरूर। until next time, stay tuned and thank you so much for listening.